देखो इस बार जिनका भी आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी का एग्जाम खराब गया है ना, अब 2 मिनट मुझे देना, मैं आपको एकदम सिद्ध कर दूंगा ना। आप पढ़ने में अगर कितना भी लो हो, मैं बोला सबका 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 एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि मैं गलत साबित हुआ हूं इस बार नहीं, 2024 के एएलपी के एग्जाम में। और जबकि बाबू जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े थे सबका 100 स्कोर 64, 63, 61, 57 आ रहा था, सबने आंसर की शेयर किया था मुझसे। वह सीबीटी 1 में इतना मुझे स्कोर हो रहा है, और जबकि मैंने हर शिफ्ट का पेपर अच्छे से देखा, और देखने के बाद मैंने बोला भाई इतना आसान पेपर आ रहा है, कम से कम सीबीटी 1 में 24 में 50 प्लस तो बाबू कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, ये मैंने बोला था, इसमें कम नहीं जाएगा भाई। आउट ऑफ 75 में तो इतना तो जाना चाहिए, इतना भी तो बच्चा करेगा ना। लेकिन जिस दिन आंसर की आया, मैंने क्या देखा भाई, 38, 38, 40, 40 में बच्चा सिलेक्शन ले लिया। हम बोले चलो कोई बात नहीं, एक ही बार होता है, हो गया होगा गलती से। जबकि इस बार जो एग्जाम हुआ एएलपी सीबीटी 1 का, मैंने क्या देखा, मैंने आपको बोला कि देखो अगर जनरल से हो ना तो कट ऑफ 50 प्लस जाएगा, और मैंने हर शिफ्ट का पेपर देखा, इस बार भी आंसर की दिखाया काफी बच्चों का 65, 67, 64 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 75। लेकिन जो डाटा मुझे मिला, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, जो आंसर की आने के बाद बच्चे अपलोड करते हैं, मैंने फिर देखा भाई 75 का पेपर था, और इस बार सारा खेल मैथ और रीजनिंग का था, और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल बहुत लो था, बहुत लो था, बहुत लो। अगर तुलना किया जाए एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ के एग्जाम से तो बहुत लो पेपर था। मैंने सोचा मैथ रीजनिंग का सारा खेल इस बार हो गया, और ये पेपर पूरा घिसा पीटा आ रहा है, पूरा पीवाईक्यू और बहुत बेसिक सवाल, तो कम से कम जनरल कटअप जो है इस बार 49 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, जो मैंने आपको बताया है। ओबीसी 47, 48 तो जाएगा ही जाएगा है। लेकिन जो लेटेस्ट डाटा मैं देख रहा हूं भाई, इस बार भी बड़ी कटअप जो है जनरल का 44, 45 में हो रहा है। एससी एसटी की बात करूं तो 34, 33 में हो रहा है। हम फिर सोचें कि भाई एक बार मैं गलत हो सकता हूं, 2 बार गलत हो सकता हूं। फिर मैंने एक चीज सोचा ना, ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे मेरा माइंड ना खराब हो रहा है। मैं सोच रहा हूं भाई रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी करवा रहा है, ग्रुप डी का भी एग्जाम करवा रहा है, उसके बाद से आरपीएफ का भी एग्जाम करवा रहा है, वहीं पर टेक्नीशियन का भी एग्जाम करवा रहा है। लेकिन भाई अगर मैं देखूं इसी के ठीक विपरीत रेलवे एएलपी का एग्जाम भी करवा रहा है, और मैथ रीजनिंग बाबू इस एग्जाम में भी आ रहा है, और इससे लो लेवल का मैथ रीजनिंग एएलपी के एग्जाम में आ रहा है, और सारा का सारा खेल एएलपी में सीबीटी 1 में मैथ रीजनिंग का रह रहा है। जबकि इसका कटअप हाई चल जा रहा है, इसका कटअप लो क्यों जा रहा है? तब मैंने एक बात समझा कि अगर पढ़ने में बच्चा लोल भी है ना, और वो एएलपी का फॉर्म फिलअप किया है, मेरी बात खराब लग सकती है लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं, हर बच्चे का बाबू एएलपी सीबीटी 1 निकल जाएगा, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। फिर मैंने सोचा ना, पढ़ने में एक लोल बच्चा भी होगा ना, तो वो सीबीटी 1 का एग्जाम कम से कम एएलपी का निकाल लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको बस इतना सोचना है 75 का आपका एएलपी सीबीटी 1 होता है, कितने नंबर का दोस्त? तो 75 नंबर का। अभी आपका शॉर्ट नोटिस निकला है, इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया मई के महीने से 14-15 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर ग्रुप डी का एग्जाम होना है, उसी में बाबू अभी आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है ना, अभी एग्जाम तो होगा। तो कम से कम मिनिमम की बात करूं ना, मिनिमम आपका कम से कम 5 महीने का समय, कम से कम की बात कर रहा हूं आपके हाथ में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 75 का पेपर है ना, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। पढ़ने में लोल हो, लोल, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। आपका क्या करना है, आपको सिर्फ अपना मैथ और रीजनिंग पर काम करना है, और बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ रहे हैं पढ़नियार बच्चे ना। रीजनिंग बाबू बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, इस बार जितने पजल पूछे गए ना
एकदम भैया बिलो औकात, इतना आसान बाबू पजल पूछा गया और हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पजल के बने हैं और मैंने सारा पजल बाबू रखा है, आपको अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा प्रूफ। देखो पजल क्या पूछा गया है और बच्चे सेंटर से निकलकर क्या बता रहे थे और आया क्या, खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, वही सवाल इस बार था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ना बस 5 महीने में ना आप सिर्फ मैथ रीजनिंग में काम करिए और आराम से बेसिक पढ़ते रहिए, बहुत टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ साथ देखो करेंट अफेयर भाई बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से, प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है। रीजनिंग आप किसी से पढ़ सकते हो, मेरे से, कोई भी टीचर से, ठीक है, गिना चुना टॉपिक है। आपको भी मैंने देखा होगा रीजनिंग का जो मैंने आपको कोर्स दिया है हर एग्जाम के लिए रेलवे का, मैंने आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स 17 घंटे में कंप्लीट करवाया, हर एक चैप्टर हार्ड से हार्ड। वो 17 घंटा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे तरीके से, आप एएलपी का किस साल का पेपर खोलना, किसी भी शिफ्ट का, आप बोलोगे भैया ये 17 घंटा पढ़ने के बाद एएलपी के पेपर को फाड़ देंगे, कोई भी एग्जाम, कोई भी शिफ्ट, किसी भी साल का, तो आपका रीजनिंग कंप्लीट। मैथ भी मैंने दिया है, मैथ को अच्छे से आप कंप्लीट करना, ठीक है। करेंट अफेयर अच्छे से पढ़िएगा और 75 में ना 60 फाट का टेंशन मत लो, आप ये सोचो मुझे 50 तक कैसे पहुंचना है, बस और ये आराम से हो जाएगा। 50 तक आपको लाना है। अगर आप ST SC हो तो भैया 34, 35, 36, 38 लाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा 75 में। और ये हर बच्चा ला सकता है, 5 महीने का समय है, हर बच्चा एग्जाम निकाल सकता है, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि भाई मैं वही देख रहा हूं कि भाई ये सब एग्जाम में बच्चे बाबू मैथ रीजनिंग में 60 में 52, 53 स्कोर कर रहे हैं, वो बच्चा का रिजल्ट नहीं हो रहा है। और यहां पर सारा खेल मैथ रीजनिंग का है, तब भी बच्चा 75 में 40 स्कोर नहीं कर पा रहा है। कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो सोचने वाली बात है ना। तो बात यही है, इस फॉर्म को लोग बच्चा भी अगर फॉर्म फिलअप करे ना तो वो एग्जाम निकाल लेगा, गारंटी बोल रहा हूं, दावे। और बहुत लोगों को मेरा बात खराब लगेगा, सच्चाई बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। आप देखो बाबू भाई 40-40 नंबर में रिजल्ट हो रहा है, एएलपी की बात कर रहा हूं, 40-40 नंबर में रिजल्ट हो रहा है, जबकि पेपर बहुत आसान। सोचो ना कैसे हो रहा है। तो आपको बस ये सोचना है आने वाला 5 महीना आपको मैथ रीजनिंग में अच्छे से काम करना है, करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। और आप टेक्नीशियन, आप टेक्निकल बंदे हो तो साइंस आपको आता ही होगा, तो साइंस को बहुत प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है। आपका एग्जाम एएलपी CBT 1 कोई नहीं रोक सकता। आप टारगेट लेकर चलो 15 नंबर का, अच्छे से करना है, हो जाएगा रिजल्ट। बोल रहा हूं ना, रिजल्ट हो जाएगा, हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपका रिजल्ट दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। फिर मॉक टेस्ट दोगे तो फिर 3-4 नंबर वहां बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा जो भी नंबर हम घर में स्कोर कर रहे हैं उसके बाद मॉक टेस्ट में अच्छे से काम करने के बाद डेफिनेटली कोई भी एग्जाम हो 4 से 5 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपके पास 26 में बाबू एक और मौका है और इस मौके को जाने मत देना। इसके बाद अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि भैया बहुत मेहनत की और एएलपी CBT 1 नहीं निकाल पाया, तो भाई आप मेहनत नहीं की हो, आप पढ़ाई के नाम पर ना सिर्फ पैसा बर्बाद किए हो, मां बाप का टाइम बेकार किए हो। अगर आपसे एएलपी CBT 1 नहीं निकाल पा रहा है तो आप कौन सा एग्जाम निकालोगे दुनिया का? आप दुनिया का फिर कौन सा एग्जाम निकालोगे? सोचने वाली बात है भाई। और मैं बोल रहा हूं हर एक बच्चा एएलपी CBT 1 का एग्जाम निकाल सकता है अगर ढंग से पढ़ दे तो। 5 महीना है, 2-3 महीना, 2 महीना काफी है एएलपी CBT 1 निकालने के लिए। 2 महीने की बात कर रहा हूं, सिर्फ वो डेडिकेशन के साथ थोड़ा सा आपको पढ़ देना। इस NTPC नहीं है, ये ग्रुप D का एग्जाम नहीं है कि आप बहुत प्रेशर लेकर पढ़ रहे हो ना भाई, आराम से भी एग्जाम निकल जाएगा। ये सब एग्जाम 17,500 वैकेंसी है टेक्निकल फील्ड में, यदि टेक्नीशियन का एग्जाम हो तो कट ऑफ हाई जा रहा है, लेकिन एएलपी का देख लो औकात,